आज मेरी जेठानी बेहोश हो गई थी। मेरा पति गोद में उठाकर उन्हें गाड़ी में बिठाकर डॉक्टर के पास ले गया। सदमा ही कुछ ऐसा था। मेरे जेठ जी का कुछ दिनों पहले ही देहांत हुआ था। मेरी जेठानी को बार बार दौड़े पड़ने लगे। मेरे जेठ जेठानी में बहुत प्यार था। मैंने आज तक उन्हें कभी भी लड़ते झगड़ते नहीं देखा था। जेठ की अचानक से हार्ट फेल होने की वजह से मौत हुई थी। 4 दिन से मेरी जेठानी ने एक नेवाला भी नहीं खाया था। मैं ज़बरदस्ती उन्हें कभी दूध पिलाने या कभी कुछ खिलाने मिलने की कोशिश करती थी, लेकिन वह साफ मना कर देती थी। एक अजीब बात यह थी कि वह किसी के हाथ से खाना ना खाती, लेकिन जब मेरा पति उन्हें अपने हाथ से खाना खिलाया तो वह खाने लगती। मैं और मेरा पति जेठानी का बहुत ख्याल रखते थे। एक तो वह बे औलाद थी, उस पर अब पति का गम भी। मुझे उनकी हालत पर बहुत अफसोस होता था, लेकिन ना जाने क्यों जैसे ही बड़े जी का देहांत हुआ था वह रोज ही चक्कर खाकर गिर जाती थी। मेरे पति उन्हें डॉक्टर के पास ले जाते। मुझे तो बहुत परेशानी से होने लगी थी। एक तो मेरी जेठानी एक काम को हाथ भी नहीं लगाती थी, सारा काम मैं ही करती थी। फिर मेरे दोनों बच्चे भी तो छोटे थे, उन्हें से मुझे फुर्सत नहीं मिलती थी। ऊपर ही आफत मुझ पर टूट पड़ी थी कि मेरी जेठानी आए दिन बेहोश हो जाती थी। हालांकि उनका मायका भी ठीक ठाक पैसे वाला था, लेकिन वह कभी अपने मायके नहीं गई थी। कहने लगी कि मुझे हमेशा इसी घर में रहना है, जबकि वह जवान थी। चाहती तो दूसरी शादी भी कर सकती थी, लेकिन कहने लगी कि वह मेरे जेठ मनोज के नाम पर ही जिंदगी गुजारेंगी। पहली बार तो मैं यही सोची कि वह सदमे में है, जैसे जैसे वक्त गुजरेगा वह ठीक हो जाएंगी, लेकिन अब तो महीना गुजर गया है। अब मेरी जेठानी की हरकतें मुझे कुछ अजीब सी लगने लगी। वह पूरा दिन कमरे में बंद रहती। खाना नाश्ता में उन्हें उनके कमरे में देकर आती थी। अगर कोई मोहल्ले वाली औरत उनसे मिलने भी आती तो वह कमरे से नहीं निकलती और मिलने से इनकार कर देती थी। मुझे आशुतोष को देखकर दुख होने लगा था, क्योंकि वह अब भाभी के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होने लग गए थे। क्योंकि भाभी करती ही ऐसी हरकत थी। वो पूरा दिन नॉर्मल ही रहती थी, लेकिन जैसे ही मेरे पति घर में दाखिल होता वह कमरे से बाहर आ जाती और मेरे पति से लिपट कर रोने लग जाती। कहने लगती, तुम्हारा भाई मुझे अकेला छोड़कर क्यों चले गए? मैं अब किसके सहारे जीऊँगी? मुझे ना जाने अब जेठानी की बातें क्यों बुरी लगने लगी थी। अगर उन्हें इतना ही गम था तो वो मेरे ही गले लगकर रो सकती थी और अपना जी हल्का कर सकती थी, लेकिन यह कौन सा गम था जो मेरे पति के साथ ही गले लगाकर कम होता था। पूरा दिन तो वह भली चंगी रहती थी। मेरा पति पूरे दिन का भूखा प्यासा थका हारा घर लौटता तो वह कमरे से निकलकर उनके गले लगाकर रोना शुरू कर देती थी। साथ ही चक्कर खाकर बेहोश भी हो जाती थी। मेरा पति उन्हें गोद में उठाया डॉक्टर के पास ले जाता। जब वो वापस घर आती तो बिल्कुल ठीक ठाक अपने कमरे में चली जाती थी। ऐसी कौन सी बीमारी थी जो मेरे पति के आते ही बिगड़ जाती थी, और जब मेरी जेठानी डॉक्टर के पास से लौटकर आती तो एकदम ठीक हो जाती। मेरा पति भी हमेशा अपनी भाभी के काम के लिए तैयार हो जाते, और अगर मैं किसी काम के लिए कह देती तो मना कर देते थे कि अभी थका हूँ, नहीं जा सकता। तुम्हें मेरा एहसास होना चाहिए, सारी जिम्मेदारी अब मुझ पर आ गई है। मैं चुप हो जाती क्योंकि वह मुझे साफ साफ मना कर देते और भाभी को कुछ न कहते। मेरी जेठानी जवान थी, मेरा पति भी हम उम्र ही था। मेरे जेठ मेरे पति से 6 साल बड़े थे। उनकी शादी के फौरन बाद मेरी सास भी चल बसी थी और ससुर पहले ही देहांत कर चुके थे। घर में बस 2 भाई ही रहते थे। मुझे भी देखने और पसंद करने मेरी जेठानी ही आई थी। देखने में मेरी जेठानी बहुत खूबसूरत थी। मेरे पति भी बहुत ही हैंडसम थे। वैसे मेरे जेठ मालूमी शक्ल सूरत के मालिक थे, लेकिन व्यवहार में बहुत अच्छे थे। 4 साल मेरे ससुराल में बहुत अच्छे गुजरे थे। मेरे जेठ मेरे साथ बिल्कुल छोटी बहन की तरह ही पेश आते थे। मेरी जेठानी से भी आप करके ही बात करते थे। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरी जेठानी ने कोई फरमाइश मेरे जेठ से की हो तो वह पूरी ना की हो। मेरे पति मुझसे शुरू से ही खींची खींची रहते थे। शादी के रात मुझे देखकर ना जाने क्यों मेरे पति का मूड ऑफ हो गया था। मुझे सीधे मुंह बात तक नहीं की थी, बस हर वक्त मुझ पर गुस्सा करते रहते थे। 2 साल के बाद मेरे 2 बच्चे हो चुके थे। मेरी जेठानी अब तक बे औलाद ही थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि
उसने कभी भी मेरे बच्चे को पकड़कर प्यार भी नहीं किया था, वरना एक घर में रहते हुए वह औलाद की कमी मेरे बच्चों को प्यार करके पूरा कर सकती थी। लेकिन हर वक्त बस वो खुद पर ही ध्यान देती थी। लेकिन वो मुझसे बहुत प्यार से बात करती थी और वह घर के कामों के सारी जिम्मेदारी मुझ पर डाल चुकी थी और खुद जिम जाकर अपनी फिटनेस का ख्याल रखती थी। तो कभी पार्लर जाकर बस अपने हुस्न को चमकाती रहती थी। मेरे पति मुझसे उखड़े उखड़े रहते थे। मुझे रात को ही तैयार होने की फुर्सत मिलती थी। पूरा दिन मेरी जेठानी मुझे किचन के कामों में उलझा कर रखती थी। जब मैं रात को तैयार होती तो दीपक कहते, अब तुम्हारे तैयार होने का क्या फ़ायदा? जब मैं आता हूँ तब तो तुम पसीने से भींगी होती हो। तुम्हें देखकर ही मेरा मूड खराब हो जाता है। एक तो पहले ही आम शक्ल सूरत की हो, उस पर जब आओ तो तुम पसीने से बेहाल नजर आती हो। मेरे आने से पहले अपने सब काम खत्म कर लिया करो। भाभी को देखो, भाई के आने से पहले कैसे तैयार और खुशबू भरी होती है। उन्हें देखकर ही दिल बाग बाग हो जाता है। मुझे आशुतोष की बातों से तकलीफ तो बहुत होती थी, लेकिन मेरा मसला यह था कि मैं खामोश दबी लड़की थी। मुझे ज़्यादा चालाकियाँ नहीं आती थी। मुझे शादी की पहली रात आशुतोष ने यही कहा था कि मैं उनकी भाभी की कोई बात को ना टालूं, कभी उनके साथ बहस ना करूं। मैंने कभी अपनी जेठानी के साथ किसी भी मामले में बहस नहीं की थी। मेरी रंगत तो साफ सुथरी थी, लेकिन घर की जिम्मेदारियों में लगकर मुझ पर इतनी फुर्सत नहीं मिलती थी कि मैं अपने पति के घर आने से पहले तैयार होकर बैठ जाऊं। बल्कि अक्सर यह होता था कि जब भी मेरे पति के आने का वक्त होता था तो मैं किचन का काम निपटा कर अपने कमरे में जाने लगती। तो मेरी जेठानी तैयार होकर अपने कमरे से निकलती और मुझसे कहती कि दामिनी, तुमने सलाद तो बनाया ही नहीं। तुम्हें पता है ना कि आशुतोष को सलाद कितना पसंद है। चलो पहले सलाद बना लो। कैसी बीबी हो तुम? अपने पति की पसंद नापसंद तुम्हें बिल्कुल भी पता नहीं है। मुझे देखो मनोज के साथ मज मुझे देखो मनोज के साथ आशुतोष की भी पसंद नापसंद की भी मुझे अच्छी तरह से पता है। तो फिर मैं सलाद बनाने लगती। जैसे ही आशुतोष घर लौटते, मेरी भाभी फौरन से घर का दरवाज़ा खोलकर मुस्कुरा देती थी। आशुतोष भी मुस्कुराकर जवाब देते थे और यह भी कहते थे कि भाभी, आज तो आप बहुत अच्छी लग रही हो। थोड़ा बहुत मेकअप करने की तमीज़ दामिनी को भी सिखा दे। जब भी मैं घर आता हूँ तो किचन में ही नज़र आती है। थोड़ा सा भी इससे करीब होकर बात करो तो अदरक लहसुन और पसीने की बदबू मेरा जी मचला देती है। आशुतोष की बात सुनकर मेरी जेठानी खिलखिलाकर हंसने लगती और कहती, भाई तुम्हारी बीबी सुस्त बहुत है। पूरा दिन घर के काम भी खत्म उससे नहीं होते। मैं तुम्हारे भाई के आने से पहले सब काम निपटा कर देखो कैसे फ्रेश हो जाती हूँ। लेकिन मुझे यह बात समझ नहीं आती थी कि यह रंग रूप तो वह सिर्फ आशुतोष को ही दिखाई थी। जब मेरे जेठ अपने काम से थके हारे आते तब तो वह आंगन में आशुतोष के साथ बातों में मसरूफ रहती। दरवाजे की डोर बेल बजती तो वह मुझसे कहती कि दामिनी, दरवाज़ा खोलो, तुम्हारे भाई आए होंगे। मैं किचन से सलाद बनाने के बाद रोटियां पकाकर बाहर निकलते दरवाज़ा खोलती, अपने जेठ को नमस्कार करके अपने कमरे में चली जाती। जब वो नहा धोकर जल्दी जल्दी नीचे आती तो भाभी टेबल पर खाना लगा चुकी होती थी। बल्कि कई बार तो यह होता था कि आशुतोष और भाभी खाना खा चुके होते थे। मेरे जेठ भी जब थके हुए आते और वह फ्रेश होकर नीचे आते तो उनका खाना भी ढका हुआ रखा होता था। भाभी आशुतोष के साथ टीवी देख रही होती थी, लेकिन मेरे जेठ उन बातों को महसूस नहीं करते थे। वह चुपचाप खाना खा लेते। जैसे ही खाना खाकर खाली होते, भाभी मुझसे कह देती थी कि अब किचन तुम संभालो, मैं बहुत थक गई हूँ। मैं टेबल से बर्तन उठाने लगती और यह भी सोचती कि पहले भी तो मैं ही किचन संभालती हूँ। वह करती भी क्या है, बस अपने हुस्न को चमकाती रहती हैं। शादी के चंद माह बाद ही मैं गर्भवती हो गई थी। आशुतोष का रवैया भी मुझे कुछ बेहतर हो गया था। जब मेरा पहला बेटा हुआ तो आशुतोष के साथ साथ मेरा जेठ भी बहुत खुश हुए थे। उन्हें बच्चों के बहुत ख्वाहिश थी। वह जब भी घर लौटे मेरे बेटे को पकड़ लेते और उससे बहुत प्यार करने लगते। वहीं उनके उल्टा मेरी जेठानी मेरे बेटे को नहीं प्यार करती थी। वह मुझसे भी बहुत कहती थी कि उन्हें
औलाद की बहुत ख्वाहिश है, लेकिन मैंने कभी उनकी आंखों में बच्चों की तड़प नहीं देखी थी। अभी मेरा बेटा कुछ महीनों का ही था कि मैं फिर से गर्भवती हो गई थी। मुझे लगा था कि मेरी खराब तबीयत को देखते हुए मेरी जेठानी मेरा एहसास करेगी, लेकिन मेरी जिम्मेदारी इतनी ही रह गई। छोटे बच्चों के साथ इस हालत में भी किचन में ही संभालती थी। अगर कभी आशुतोष से शिकवा कर देती कि भाभी मेरी बिल्कुल मदद नहीं करवाती, तो वह मुझ पर चिल्लाने लगते कि तुमने अब जाहिल औरतों की तरह हरकाल करने लगी हो और भाभी की बुराई शुरू कर दी है ताकि हमारे घर में फसाद पड़ जाए। भाभी भी तो हैं, मजाल है कभी उन्होंने तुम्हारी बुराई की हो। मुझे तुम्हारी क्योंकि वह घर बनाना जानती हैं, रिश्ते निभाना जानती हैं, तुम्हारे तरह नहीं है। खबरदार भाभी के खिलाफ कुछ कहा तो। और आशुतोष मुझसे कहते कि भाभी का दिल बहलाने के लिए मैंने उन्हें शॉपिंग करवा दी है, ताकि उन्हें यह ना लगे कि मनोज भाई नहीं है तो उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। एक बार तो जो कुछ मेरी नज़रों से देखा मेरे को सुनने के लिए काफ़ी था। रात को मैं बच्चों को रोने की आवाज़ सुनकर बैठी तो देखा कि आशुतोष बिस्तर पर नहीं है, उनकी जगह तो खाली था। आशुतोष गायब थे। जब मैं दूध बनाने के लिए कमरे से बाहर निकली तो मुझे अपनी जेठानी के हंसने की आवाज़ आ रही थी। मैं धीरे धीरे कदम उठाती हुई उनके कमरे की तरफ पहुंच गई, लेकिन उनका दरवाज़ा बंद था, लेकिन खिड़की का पट खुला हुआ था। जो कुछ मेरी आंखों ने देखा मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मैं वापस अपने कमरे में आकर रोने लगी। मैंने बच्चों को दूध दिया और सुला दिया। कुछ देर के बाद आशुतोष मुस्कुराते हुए कमरे में दाखिल हुए। मुझे देखकर कहने लगे, तुम अभी तक जाग रही हो? मैंने आशुतोष से पूछा, आप कहाँ थे? तो कहने लगे, भाभी भाई के बाद बहुत उदास हो गई थी। मैं पानी पीने कमरे से बाहर निकला तो मुझे उनके कमरे से रोने की आवाज़ आ रही थी, इसलिए मैं उनके पास बैठ गया था। मैं उन्हें तसल्ली दे रहा था। मैं थोड़ी मुस्कुराई और कहा, आपके यहाँ भाभी को सीने से लगाकर तसल्ली दी जाती है? मेरी बात सुनकर वह मुझे घूरने लगे और कहने लगे, तुम चुपचाप कर मुझे देखती थी, तुम क्या समझती हो? वह मेरी भाभी हैं, मेरे भाई की बीवी हैं। मैं उनके छोटे भाई समझकर तसल्ली दे रहा था, लेकिन तुम मुझ पर यूं ही शक कर रही हो तो हाँ, तब मैं जरूर उनसे शादी कर लूँगा। जब यह बात आशुतोष ने कही तो उसे सुनकर तो मेरे होश गुम हो गए थे। मेरा मायका कोई पैसे वाला तो था नहीं। फिर मेरी और भी छोटी बहन थी जो शादी के लायक थी और अच्छे रिश्ते के इंतजार में बैठी थी। मैं अपने दो बच्चों के साथ मायके जाकर नहीं बैठ सकती थी। मैंने फिर एक चुप्पी साध ली। मेरी जेठानी तो और भी बेशर्म हो गई थी। अब तो आशुतोष के साथ बाहर खाना खाने भी चली जाती थी। वह मुझ पर हक चलाने लगी थी, लेकिन मैं भी कब तक इन सब बातों को बर्दाश्त करती रहती थी। आखिर मैं भी एक औरत हूँ, मुझ पर अब बर्दाश्त की हद टूट चुकी थी। एक दिन मैं उन पर चिल्लाने लगी। मैंने कहा कि अपने अंदर शराफत नाम की चीज़ है कि नहीं? आशुतोष के साथ हुए आपको शर्म नहीं आती? वह पति हैं मेरे, लेकिन रात को आप रोकर उन्हें कमरे में बुला लेती हैं। उसे दिन भी जब मैं कमरे की खिड़की देखी तो वह आशुतोष के सीने से लगी हंस रही थी और आप उनसे कह रही थी कि आशुतोष मुझे बिल्कुल मनोज की तरह लगते हैं। जब आशुतोष मेरे करीब आ जाते हैं तो मुझे लगता है कि मनोज मेरे पास है। प्लीज आशुतोष मेरे पास से उठकर मत जाओ। और वह उसका सर सहला रहे थे तो आशुतोष कहने लगे कि आप क्यों हर वक्त उनको याद करती रहती हो? इस तरह तो बीमार पड़ जाओगी। मैं एक औरत हूं ना, तो मैं यह कैसे सब बर्दाश्त कर सकती थी? वह आशुतोष की भाभी आंसू बहाकर आशुतोष की सहानुभूति हासिल कर लेती थी। मैंने यह जब सारी बातें मेरी जेठानी से पूछी तो वह मेरी बात सुनकर ठहाके लगाकर हंसने लगी और कहने लगी, जाकर पहले अपनी शक्ल आईने में देखो और आशुतोष को देखो, उसके साथ कहाँ जचती हो तुम? उसकी बीबी काम और नौकरानी ज़्यादा लगती हो। मुझे उसकी बात सुनकर बहुत ज़्यादा हैरानी हुई। फिर मैंने कहा, तो फिर आपने मुझे अपने देवर के लिए क्यों पसंद किया? उनके लिए किसी खूबसूरत लड़की का इंतज़ाम क्यों नहीं किया? क्यों आशुतोष को मेरी ज़िंदगी में शामिल किया? ऊपर से मेरे पति के साथ ही तुम इंसान देखने में जैसा भी हो, लेकिन वो यह कि बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई उसके पति के साथ वक्त बिताए। मुझे यह बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। तो
वह इस बात पर भी हंसने लगी, कहने लगी कि मैंने जानबूझकर तुम्हें आशुतोष के लिए तुम्हें पसंद किया था। मैं जानती थी कि तुम और आशुतोष के हिसाब से अच्छी नहीं हो। असल में मुझे आशुतोष के लिए तुम जैसी आम सी सूरत की लड़की ही चाहिए थी, ताकि वह तुम्हें पसंद ना करे और तुम में दिलचस्पी ना रखे, मेरी तारीफ करे, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मैं बेमिसाल हुस्न की मालकिन थी, लेकिन मेरे घर वालों ने मनोज की सिर्फ शराफत देखकर एक मामूली सूरत वाले शक्ल से मेरी शादी करवा दी थी। मैं जब विदा होकर इस घर में आई तो सिर्फ पहली बार मैंने आशुतोष को देखा था। वह अपने भाई से बिल्कुल अलग था। पहली नज़र में मैं आशुतोष पसंद आ गए थे। उसके बाद मनोज मेरे हुस्न की तारीफ बहुत करते थे, लेकिन मुझे उनके जुबान से अपनी तारीफ भी अच्छी नहीं लगती थी। मैं तो रोज़ आशुतोष के लिए सजती संवरती थी। वह मुझे भाभी समझता था, इज्जत भी करता था, लेकिन एक ही तकलीफ होती थी, मुझे आशुतोष से ही वह मुझसे दूर दूर रहता था, मुझे देखता ही नहीं था। शायद इसलिए कि उनकी भाई की बीवी थी, इसलिए। लेकिन आशुतोष की आदत मेरी जान जला कर रख देती थी। मेरी सास बीमार रहती थी, उन्हें मेरी खिदमत की ज़रूरत थी, लेकिन मैंने कभी अपनी सास की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। मैंने उनकी बीमार में उनकी खिदमत ही नहीं की। मैं तो हुस्न की मालकिन हूँ। मुझे हसीन मर्द चाहिए था और आशुतोष मुझे बहुत पसंद था। मनोज को बच्चे अच्छे लगते थे, लेकिन मुझे अपनी फिटनेस प्यारी थी। मैं कोई बांझ नहीं हूँ, ना ही मनोज में कोई ऐसी कमी थी। मैंने खुद ही बच्चों का झंझट नहीं पाला, क्योंकि मैं मनोज से दूर रहने और आशुतोष के करीब होने के बहाने ढूंढती रहती थी। अपनी सास के देहांत के बाद में आशुतोष मुझसे बातें करने लगे थे। मैं उसके साथ वक्त गुजारने लगी। मनोज के यही लगता था कि मैं आशुतोष का ख्याल रख रही हूँ, ताकि उसे माँ की कमी महसूस ना हो। जब भी आशुतोष ऑफिस से वापस आता, मैं तैयार होकर उसके सामने आती और फिर मैं आशुतोष से खुद पूछती कि मैं कैसी लग रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती थी कि वह मुझे देखकर मेरी तारीफ करे, और वह मेरी तारीफ कर देता तो मैं हवा में उड़ती फिरती थी। अगर आशुतोष की बीवी मुझसे ज़्यादा हसीन होती तो वह उसकी तरफ हो जाता, और यह बात मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। तुमसे शादी के बाद उसने मुझे शिकवा किया था कि मैं तुम्हें उसके लिए क्यों पसंद किया। कहने लगा कि भाभी कोई अपने जैसी ढूंढ देती। यह सुनकर तो मेरा दिल ही झूम उठा। तुम्हें मैं हर वक्त इसलिए किचन में उलझाए रखती थी, ताकि तुम कभी भी आशुतोष के दिल में घर ना कर सको। वक्त तो यूं ही गुजर रहा था, लेकिन मनोज को मुझ पर शक हो गया। उन्होंने मुझसे मुंह से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन यह गम दिल को लगा लिया। वह मेरी आंखों में आशुतोष की मोहब्बत को देख चुके थे। मैं उनसे आशुतोष के लिए मोहब्बत का इजहार भी कर चुकी थी। यह भी कह चुकी थी कि वह मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं उनके साथ जानबूझकर अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी। इसके बाद से मनोज कमरे की वजह लॉज में सोने लगे थे और चुपचाप रहने लगे थे। शायद उनसे यह बात बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए मेरी उनसे जल्दी ही जान छूट गई। और जब आशुतोष की सारी हमदर्दी मेरे साथ है, वह दिन दूर नहीं जब आशुतोष मुझसे शादी करके तुम्हें धक्के देकर घर से बाहर निकाल देगा। मैं हरत से फटी फटी आंखों से अपनी जेठानी की गंदी इरादे सुन रही थी। तभी जब बाहर का दरवाजा खुला तो मैंने देखा आशुतोष बड़े गुस्से से अंदर दाखिल हुए और एक जोरदार तमाचा मेरी जेठानी के मुंह पर मार कहने लगे कि मैं आपको अपनी बड़ी बहन समझता था और आप ऐसी घटिया सोच रखती हैं। मेरे बाप जैसे भाई को अपने मौत के घाट उतार दिया। अभी अभी यहाँ से दफा हो जाओ, वरना मैं आपको जान से मार डालूंगा। आशुतोष जिस अंदाज से आशुतोष बोल रहे थे, लग रहा था कि वो अपनी भाभी की सारी बातें सुन चुके थे। मैं दिल में अपने भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि क्योंकि मेरी बात तो शायद आशुतोष कभी भी भरोसा ना करते। मेरी जेठानी की सच्चाई आशुतोष के सामने खुल चुकी थी, इसलिए वह वहां से चली गई। आशुतोष मुझसे नजरें झुकाकर कहने लगे कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। रिश्तों की खूबसूरती इसी में है। जो भी रिश्ता हमारे भगवान ने एक दूसरे के साथ बनाया है, इस रिश्ते को उसी नज़र से देखा जाए और गुजर जाए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सपोर्ट करें। आपके सपोर्ट से हमें हिम्मत मिलती है। धन्यवाद।